Hello everyone, welcome to the Textbook Super Coaching Platform. Myself Pradyuman Tripathi and today we are here for the topic of citizenship. Okay, भारत में नागरिकता के बारे में आज हम डिस्कस करने आए हैं। ये छोटा सा वीडियो आप सभी को भारत में नागरिकता के जो नियम है जो कि अक्सर एग्जाम में बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें एग्जाम में लिख के आती हैं जो कि आपको अक्सर दुविधा में डाल देती है कि असलियत में अच्छा नागरिकता के नियम क्या है, बिकॉज अ लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स ऑलरेडी बीन मेड रिगार्डिंग द सिटीजनशिप प्रोविजन इन इंडिया। ओके, बहुत जब से भारत का संविधान बना उसके बाद से लगातार जो आपका नागरिकता अधिनियम उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, तो उसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है क्लियरिटी नहीं है कि अच्छा नागरिकता के असलियत में नियम है क्या क्या नहीं है। ठीक है, सो आज का ये जो सेशन होगा स्पेशली नागरिकता के नियमों पर होगा कि किस आधार पर नागरिकता भारत में दी जाती है, अगर कोई विदेशी है तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, कोई भारतीय है तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, जो भी प्रोविजन है नागरिकता के नियम, सिटीजनशिप इन इंडिया क्या है, ठीक है, किस आधार पे आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से प्लीज एवरीवन बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के यूजीसी नेट चैनल को आप सब्सक्राइब करिए जिससे आपको रेगुलरली इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। ओके, सो दैट यू विल कीप गेटिंग द इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड माय क्लासेस टाइमिंग्स। ओके, जो रेगुलर क्लासेस होती है दिस इज अ वीडियो, ओके, दिस इज अ शॉर्ट वीडियो, बाकी कॉन्सेप्ट वीडियो है। बाकी जो रेगुलर क्लासेस की टाइमिंग है वो 5 PM पे मंडे टू फ्राइडे एंड 8 PM मंडे टू फ्राइडे ऑन टेक्स्टबुक ऐप। ओके, तो ये दो क्लासेस होती हैं डेली। एंड अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना है, कोई भी पास लेना है या फिर सब्सक्रिप्शन लेना है टेक्स्टबुक प्लेटफॉर्म पे, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर अवेलेबल है। नाउ चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सिटीजनशिप इंडिया, भारत में नागरिकता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एज वी ऑल नो सिटीजनशिप इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट। ओके, ये केंद्रीय सूची में आता है, मतलब जो आपका शेड्यूल नंबर 7 है। ओके, अनुसूची 7 के अंदर जो विषयों को विभाजन किया गया है। ओके, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द because we are a federal country, the what we can say the provisions, okay, the subjects are divided between the central government and state government. Okay, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में जो विषय बांटे गए हैं उसके हिसाब से जो नागरिकता का विषय है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। मतलब the laws, rules and regulation regarding citizenship will be made by the central government. Okay, सिर्फ केंद्र सरकार जो है इस पर नियम बना सकती है, राज्य सरकारों के पास नागरिकता को लेकर कोई नियम नहीं है। भारत में नागरिकता पर राज्य सरकारों का कोई हक नहीं, ये सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेकंड पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म सिटीजनशिप बट डिटेल्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ द पर्सन हु आर एंटाइटल्ड टू द सिटीजनशिप्स आर गिवन इन द आर्टिकल पार्ट 2 आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। ओके, सो वैसे भारत में का जो संविधान है वो बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं करता कि नागरिक कौन है कौन नहीं है, परंतु फिर भी बेसिकली जो संविधान है उसका आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, ओके, आर्टिकल 5 से लेकर अनुच्छेद 5 से 11 तक ये आर्टिकल्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, यहां पर प्रॉपरली कुछ बातें मेंशन की गई और सबसे इंपॉर्टेंट इन्हीं आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पार्लियामेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर डिटरमाइनिंग सिटीजनशिप। ओके, तो इन्हीं नियमों में, ठीक है, ये जो आर्टिकल 5 से 11 तक है इसमें ही बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है, संविधान ये कहता है कि जो आपकी संसद है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, ये मिलकर नागरिकता के नियम निर्धारित करेंगे। ओके, सो द प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर व्हाट वी कैन से सिटीजनशिप इज गोइंग टू बी मेड बाय पार्लियामेंट, दैट इज समथिंग व्हिच इज डिफाइंड क्लियरली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान ये कहता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें, अक्सर जो सवाल बनता है नागरिकता फॉरेनर्स को लेकर, बिकॉज देखिए जो इस देश के हैं, जिनके माता पिता इस देश के, वो तो ऑटोमेटिकली बाय डाइसेंट नागरिक है ही, उसमें कुछ सवाल वाली बात नहीं आती। बट हाँ, जब भी कोई विदेशी है तो उनकी नागरिकता के संबंध में दो प्रावधान है। ओके, इफ अ फॉरेनर वांट्स अ सिटीजनशिप इन इंडिया देन देयर आर टू मेजर प्रोविजंस। ओके, वन इज द प्रोविजन ऑफ अंडर सेक्शन रजिस्ट्रेशन, ओके, रजिस्ट्रेशन रूल अगेन बाय द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओके, सिटीजनशिप का जो अधिनियम है उसके तहत, और सेक्शन 6 नेचुरलाइजेशन। ओके, दो प्रोविजंस है, एक तो पंजीकरण के रास्ते से कोई जो विदेशी है भारत का नागरिक बन सकता है, उसके लिए कम से कम 7 वर्ष का उसको यहां पे निवास आवश्यक है, या फिर धारा 6 के तहत प्रकटीकरण जिसमें 12 साल, ठीक है। सो प्राकृतिक रूप से अगर 12 साल से आप भारत में रह रहे, कोई विदेशी है, अब भारत में 12 साल से रह रहे, तो आप नागरिक बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको 11वें साल में नागरिकता का फॉर्म भर सकते हैं, 12 साल में आपको नागरिकता मिल जाएगी। दैट इज अ सिंपल प्रोविजन। ओके, कि आप अगर 12 साल से भारत में निवास कर रहे हैं तो 11 साल से, तो 12वें साल पे आप अपने आप नागरिक होने के लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी दूसरा रजिस्ट्रेशन में पंजीयन के द्वारा भी सरकार कर सकती है, बट उसके लिए कम से कम 7 सालों का प्रावधान, ये बेसिकली रूल्स है फॉरेनर्स के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, सो हम बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओके, 1955 में आता है आपका नागरिकता अधिनियम। ओके, और उस नागरिकता अधिनियम में
कुछ प्रावधान दिए गए जिसके द्वारा नागरिकता पाई जा सकती है, ठीक है, नागरिकता को एक्वायर्ड करने के लिए। ओके, व्हाट आर द वेज? सो ये जो भारत का नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, उसके जो नियम है वो बताए गए, ठीक है। सबसे पहला तो बहुत सिंपल है, वैसे तो देयर आर 4 मेजर वेज, ओके, ये 4 ही तरीके हैं। मुख्य रूप से देखा जाए बाय व्हाट वी कैन से बाय प्रॉपर व्हाट वी कैन से लीगल पर्सपेक्टिव, दीज आर द 4 वे, बट ठीक है, हम 6 भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बट एज सच देयर आर ओनली 4 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। ओके, भारत में नागरिकता पाने के 4 मुख्य रूप तरीके हैं। पहला तो ऐसा है कि भाई कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, भाई संविधान भारत का बना तब से भाई जो भी भारत के लोग थे नागरिक कहला दिए गए, ठीक है, तो वो तो अलग प्रोविजन है। बाकी सिटीजनशिप बाय बर्थ, ओके, अब ये नागरिकता बाय बर्थ ऐसा नहीं है कि इसमें फॉरेनर्स और एनिमी कंट्री के लोग भी अलाउड होंगे, ओके, ऐसा नहीं कि कोई विदेशी जो बेसिक दंपत्ति है वो भारत में आके रह रहे हैं और उनका बच्चा पैदा होगा तो भारतीय कहलाएगा, नहीं, ठीक है। बाय बर्थ में आपको कंडीशंस रहेंगी। उसके अलावा ऐसे बाय सिटीजनशिप बाय डेसेंट की भी आप बात करेंगे तो उसमें अगर आपके वंशज है, आपके पिता या फिर माता जो भी है वो अगर नागरिक है यहाँ पे तो उस आधार पे, ठीक है। सो बाय बर्थ में ही मदर फादर वाला बेसिकली आपका डेसेंट का होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ कोई भी पैदा अगर यहाँ आके हो गया तो उसमें भी डेट्स है, ठीक है। संविधान के लागू होने से पहले, उसके बाद 1985 की एक डेट रखी है, मतलब अलग अलग फेजेस में डेट्स बता रखी है कि इस वक्त में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप भारत के नागरिक हैं, तो उसमें अलग अलग डेट्स मेंशन है। बट अगेन वो जो दिनांक दी गई है वो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज वो अपने आप में बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, उतना आप याद नहीं कर पाएंगे। तो इतना मुख्य रूप से याद कीजिए कि पहला है जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाती है, वंश के आधार पर नागरिकता दी जाती है, मतलब अगर आप आपके वंशज जो है, आपके पूर्वज जो है यहाँ के थे तो आपको नागरिकता मिलने का पूरा अधिकार है। इसके बाद आते हैं फॉरेनर्स के लिए मेजरली सिटीजनशिप फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मतलब बाय रजिस्ट्रेशन मतलब आप पंजीयन करवाएंगे, ठीक है, पंजीकरण के द्वारा, जिसमें एक अमेंडमेंट किया है सरकार ने, ठीक है। पंजीयन की जो 7 साल का जो नियम था उसको रिड्यूस किया गया है, एंड स्पेशली बाय द 2019 अमेंडमेंट, ओके, जो 2019 में प्रावधान चेंज हुआ उसके तहत इसमें परिवर्तन भी किए गए हैं फॉर द प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम द अफगानिस्तान, पाकिस्तान एज वेल एज बांग्लादेश, ओके। तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो सताए हुए जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे उनके लिए रजिस्ट्रेशन और नेशनलाइजेशन के रूल्स में कुछ रिस्ट्रिक्शन सरकार ने कमियां की है, बिकॉज जो 7 साल और 12 साल का प्रावधान है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन में क्या 7 ईयर का प्रोविजन है, ठीक है, आप रहते हुए 7 साल के बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और नेशनलाइजेशन में 12 साल का पर्सपेक्टिव है, ठीक है, 12 ईयर्स का, फाइन। सो ये दो अलग अलग केसेस है, सिटीजनशिप बाय नेशनलाइजेशन, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, ओके। प्रकटीकरण ऐसा कि भाई इतने लंबे साल से आप यहां रह रहे तो ऑटोमेटिकली अब नेशनलाइज हो चुके हैं, तो अब सरकार उस पर आपसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेगी, ठीक है, वो बोलती है कि ठीक है चलिए नागरिकता दे दी गई, ठीक है। क्षेत्र के समावेश द्वारा, ओके। अच्छा, अब मान लीजिए भारत की सरकार किसी एरिया को अपने कब्जे में लेती है, ठीक है, किसी पे चढ़ाई करती है, वैसे हम लोग नहीं करते, बट मान लीजिए किसी क्षेत्र को अपने देश में मिलाया गया तो वहां पे भी भाई वो जो लोग हैं वो भी नागरिक कहलाएंगे भारत के, बिकॉज अगर वो क्षेत्र भारत के अंदर आ जाता है, ओके, फाइन। सो ऑटोमेटिकली that those people will be considered the people of India, okay, they will be considered the citizen of India, okay, उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये भी एक आधार है कि क्षेत्र के समावेश, ओके, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर भारत सरकार कोई क्षेत्र जो है किसी देश से ले लेती है, जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले सके, जब अभी जो हमारे पास 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, अगर आपको पता हो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ओके। सो लैंड बाउंड्री एनक्लेव में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव किया गया था, ठीक है। तो कुछ जो एरियाज थे जो कि पहले बांग्लादेश में आते थे वो भारत को दे दिए गए, भारत के वहां पे। सो उसके तहत ऑटोमेटिकली जो लोग वहां पे थे उनको भारतीय नागरिकता मिल गई, ठीक है, बिकॉज अगर वो जैसे ही भारत की जैसे ही बांग्लादेश की तरफ से वो एनक्लेव भारत को दिया गया कि ठीक है ये अब आप रख लीजिए, हमारे एक्सचेंज किया गया टेरिटरी का, तो ऑटोमेटिकली उसमें एक पीसफुल तरीके से वहां से लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के थ्रू जो लोग भारत के क्षेत्र में पहुंचे तो उनको नागरिकता भारत में मिलेगी, सीधी बात है, बिकॉज वो इनकॉर्पोरेटेड, ओके, ये सरकार ने इनकॉर्पोरेट किया तो नागरिकता तुरंत देनी पड़ेगी। तो दीज आर द मेजर प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ओके, 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत ये नियम है। जन्म के आधार पर नागरिकता है, वंश के आधार पर पंजीयन, तो मेजरली ये 4 चीजें, बाकी ये सब बहुत रेयरली यूज में आते हैं, ठीक है। वो तो संविधान का प्रारंभ होना तो एक ही बार हुआ था, ठीक है, तो उसमें तो बार बार बात नहीं होगी, बट हाँ जो अब यूज होते हैं प्रोविजन, ठीक है, नागरिकता पाने के जो अब उपयोग किए जाने वाले प्रोविजन है वो ये 4 ही है। बाकी इसके अलावा ये 5वां जो है कभी कभी एक्सेप्शन में यूज होता है, जब कभी भारत सरकार किसी क्षेत्र को अपने कब्जे में लेती है, वो बहुत रेयर कभी होता है, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून वाली बात है। बट हाँ ऑन ए डेली बेसिस बोला जाए फिर प्राकृतिक रूप से जो है ये 4 प्रोविजन का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा another important point regarding the citizenship act is citizenship amendment 2019, जिसको आप सब जानते हैं, जिसमें सरकार ने the government of India has taken a decision कि we will allow
द सिटीजनशिप टू द प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी, ओके, जो बेसिकली एक प्रकार से सताए हुए, ठीक है, जो वहां पे सताए हुए जो लोग हैं, जिसे हिंदू, सिख, बौद्ध, ठीक है, एक्सेप्ट मुस्लिम, ओके, मुस्लिम तमिल को छोड़कर जो भी इन 3 देशों में, ठीक है, आपके बोल सकते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सताए गए जो लोग हैं, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। उसके लिए सरकार ने प्रोविजन में, इट आल्सो रिड्यूस द रिक्वायरमेंट फॉर द सिटीजनशिप फ्रॉम 11 ईयर टू जस्ट 6 ईयर, ओके। यहाँ पे जो नेशनलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो प्राकृतिकरण का रिक्वायरमेंट क्या है कि 11 साल तक आप नागरिक है, 12वें साल में अपने आप, सॉरी 11 साल तक आप रह रहे हैं तो 12वें साल में अपने आप नागरिक बन जाएंगे, तो यहाँ पे उसको घटाकर 6 साल कर दिया गया, ठीक है, स्पेशल केस। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑटोमेटेड कर दिया। वैसे ये अदर लोगों के लिए भी है, ओके, इवन इफ अ मुस्लिम, ओके, कोई व्यक्ति मुस्लिम भी किसी दूसरे देश से आता है और वो अपील करता है तो सरकार उनको नागरिकता देगी, बट इट विल बी केस बाय केस बेसिस, ओके। उसमें फिर वो प्रूफ देखेगी सरकार और बहुत सारी चीजें, उसमें ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं है। बट यहाँ पे जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी है उनको ऑटोमेटिकली परमिट कर दिया कि अगर आप पिछले 6 साल से भारत में रह रहे हैं, आप सताए जा रहे हैं, वहां पे आपका प्रोसिक्यूशन वहां पे हो रहा था, आपको पीड़ित किया जा रहा था, आप पीड़ित थे, तो ऑटोमेटिकली भारत के आप नागरिक बनने लायक हो चुके हैं, ठीक है। तो ऑटोमेट कर दिया सरकार ने, बट बाकी लोगों को मना नहीं किया, ओके। सो गवर्नमेंट का क्लेरिफिकेशन इस पे ये था कि हमने बाकी वर्ग के लोगों को, बाकी धर्म के लोगों को भारत में घुसने से मना नहीं किया है, परंतु इन समुदाय को हम मानते हैं कि ये भारत की संस्कृति से संबंधित है और इसलिए उनको हम ऑटोमेटिकली नागरिकता दे रहे हैं, और वहां पे दूसरे देशों में उनका शोषण हो रहा है, इस आधार पर हम मानवीय आधार पर नागरिकता दे रहे हैं। परंतु अगर दूसरे धर्म के जो लोग आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुस्लिम धर्म के लोग आते हैं, तो उनको नागरिकता पाने का पूरा अधिकार है, वो आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पूरा जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। उनके लिए कोई ये बार जो रिडक्शन किया गया वो नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे 11 की जगह 6 साल वाला रिडक्शन है वो वहां पे अप्लाई नहीं होगा, उनको जो ओवरऑल प्रोसेस है, जो पूरी अप्रूवल की प्रोसेस, उसके थ्रू जाना पड़ेगा, और उसके बाद वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो नागरिकता देती है कि नहीं देती है, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो आपको नागरिकता के अधिनियम के बारे में पता होने चाहिए। अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, मेजर एक्ट क्या है, किस किस तरीके से नागरिकता दी जाती है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि लगातार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को फॉलो करते रहिए, बिकॉज टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग इस बार पहली बार ही बहुत शानदार रिजल्ट लेके आया यूजीसी कैटेगरी में। आपके सभी प्यारे फैकल्टीज के साथ मिलकर इस बार हमने 719 नेट सिलेक्शन दिए हैं और 229 जो है जेआरएफ सिलेक्शन दिए, सारे सब्जेक्ट्स में मिला के, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, मैनेजमेंट, ओके, पेपर नंबर 1 के बहुत सारे फैकल्टी स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से टोटल ये रिजल्ट निकला है सारे सब्जेक्ट का मिला के, जितने भी फैकल्टीज है यहाँ पे, सोशियोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट मिला के। तो अगर आप लोग भी जुड़ना चाहे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ में और अपनी प्रिपरेशन को टेक्स्ट बुक के साथ सुपर बनाना चाहे, सुपर कोचिंग के साथ में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और सपोर्ट टीम से अपनी प्रिपरेशन के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आप सभी के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक होमवर्क है आप सभी के लिए, जिसका आपको आंसर कहां देना है, इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया 1955 वाज अमेंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ओके। किन किन वर्षों में इसमें संशोधन किया गया, भारतीय नागरिक अधिनियम में कब कब संशोधन किया गया, किन किन वर्षों में, ईयर्स आपको देखिएगा, ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। फटाफट इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और आप ये बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, ठीक है। सो आपकी ये डिमांड थी, पिछले कुछ दिनों से मुझे लगातार क्लासेस में डिमांड आ रही थी, सर सिटीजनशिप पे एक वीडियो जरूर बना दीजिए। सो आपके लिए वीडियो बन चुकी है, आपकी जैसी उम्मीद थी उसके हिसाब से मैं काम करते जा रहा हूं। बाकी आपका जो भी आगे आइडिया रहेगा तो उस टॉपिक पे मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो बनाऊं, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। सो बस सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को, क्लासेस में लगातार जुड़ते रहिए। मेरी क्लासेस के टाइमिंग आपको पता ही है, 5 PM, ठीक है। और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 5 PM यूट्यूब पे और 8 PM मास्टर क्लास टेक्स्ट बुक ऐप पर होती है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन, और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और शानदार तरह से पढ़ते रहिए, और आपकी सक्सेस के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एवरीवन।